हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि अपन एनसीईआरटी पे डिस्कशन करने वाले हैं और एनसीईआरटी पे आज जो है वो अपन 10th क्लास के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में भी अपन आज पहला चैप्टर पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो चैप्टर है वो अपना संसाधन और संसाधनों का विकास। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन डिस्कस करते हैं कि भाई संसाधन क्या होते हैं, फिर उसके बाद में बात करें कि भाई संसाधनों का विकास क्या होगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है मोस्टली इसमें जो दिया गया है वो एक तो संसाधन के बारे में, मतलब कि भाई संसाधन को अपन किस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, और इसके बाद में लास्ट में जो इस टॉपिक में है वो है सॉइल, मिट्टी के बारे में। ठीक है, कि मिट्टी एक संसाधन है और मिट्टी के कितने प्रकार हो सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उन सब पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी पॉइंट ऑफ व्यू अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी अपने काम की चीजें उन सभी को अपन डिटेल से एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं किसमें, संसाधन की। संसाधन की डेफिनेशन क्या होती है, आखिर अपन किसे संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली अगर बात करें तो वे सभी चीजें जो अपनी आवश्यकताओं के लिए पूर्ति करते हैं वो सब अपने लिए क्या है, संसाधन है। जैसे ये बोर्ड भी अपने लिए क्या है, संसाधन है। इसके अलावा ये पेन संसाधन है, आप जिस फोन में ये वीडियो देख रहे हो वो संसाधन, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ का आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वे सभी वस्तुएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हो वे क्या होंगे, संसाधन। लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड आते हैं, जैसे कि संसाधन वे होंगे जो प्रत्येक वस्तु अपनी आवश्यकताओं के लिए क्या हो, पूर्ति हो। इसके अलावा उसके लिए क्या हो, एक तो टेक्नोलॉजी उसके लिए क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, एक तो उसके लिए अपने को क्या होनी चाहिए, प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरा अगर बात करूं वह आर्थिक रूप से यानी इकोनॉमिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे यानी कल्चर तौर पे क्या हो, संभाव्य हो। वह इकोनॉमी आर्थिक तौर पे और सांस्कृतिक तौर पे क्या हो, उपलब्ध हो, तब उसे अपन क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें प्रकृति, संस्था और प्रौद्योगिकी के मध्य कोरिलेशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन एग्जांपल के तौर पे देखें, आयरन का अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अपने को आयरन से एक टेबल बनानी है तो इसके लिए पहले आवश्यक है कि अपन आयरन कहीं से मिनरल से आयरन लेके आए। ठीक है, फिर आयरन जब लेके आ गए फिर उसका शुद्धिकरण से करके वहां से अपन उससे प्रॉपर लोहा बनाए, फिर लोहे से अपन क्या बनाए, बेंच बनाए। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे जहां से जो अपना आयरन है वो क्या हो गया, एक भौतिक चीज हो गई है ना, पर्यावरण से मिल रहा है, इसलिए वो किस में आ जाएगा, भौतिक में आ जाएगा। ठीक है, और जिस जगह पे अपन जो टेबल बना रहे हैं वो बेंच बना रहे हैं वो किसी ना किसी फैक्ट्री में बनाएंगे, इंडस्ट्री में बनाएंगे, तो वो क्या संस्था क्या होगी, वो संस्था होगी। ठीक है, इसके अलावा बेंच बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रौद्योगिकी चाहिए। भाई अपने को ये पता होना चाहिए ना कि भाई बेंच कैसे बनेगी। जब अपने पास टेक्नोलॉजी होगी तभी तो बना पाएंगे, अगर नहीं पता होगा तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए अपने पास, प्रौद्योगिकी। अच्छा, और इन तीनों के मध्य जो रिलेशन करता है वो कौन करता है, मनुष्य, अपन ही करते हैं, कोई दूसरा तो करता नहीं है। हालांकि आजकल एआई आ गई तो ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी होता है, बट मोस्टली एआई भी अपनी ही देन है। ठीक है, तो इसमें तीनों के मध्य जो संबंध बनाता है वो कौन बनाता है, मानव। तो कोई पूछ ले कि भाई संस्था, मानव, प्रौद्योगिकी और ये भौतिक पर्यावरण के मध्य, तीन चारों के मध्य कौन रिलेशन, क्या रिलेशन है, तो ये कोरिलेशन है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले देखो वर्गीकरण अपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन वर्गीकरण ये करेंगे भाई उत्पत्ति के बेस पे। उत्पत्ति का मतलब हो गया प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो उत्पन्न कैसे हुए उसके बेस पे। ठीक है, तो उत्पन्न कैसे हुई है, ये हो प्रकृति में जो कुछ भी है या तो वह सजीव है या वह निर्जीव है। सजीव मतलब जिसमें जीवन हो, जिसमें लाइफ हो, वह क्या है, सजीव है। और निर्जीव को जिसमें लाइफ नहीं हो वो क्या है, निर्जीव है। तो जो सजीव है उसे अपन जैव कहेंगे और जो निर्जीव है उसे क्या कहेंगे, अपन जैव कहेंगे। तो जो भी उत्पत्ति की अगर मैं बात करूं, मैं उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं संसाधनों का क्लासिफिकेशन करूं तो उत्पत्ति के बेसिस पे संसाधन दो प्रकार के, एक तो जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन कौन से होंगे, जिनमें क्या हो, लाइफ हो, और अजैव संसाधन को कौन से होंगे, जिनमें लाइफ नहीं हो। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं समाप्यता के आधार पर, मतलब देखो कोई भी संसाधन होगा, प्रकृति में कोई भी चीज होगी तो एक टाइम लाइन के बाद में, एक पीरियड के पश्चात वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। परंतु कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा कंटिन्यूटी चलती रहती है, या फिर वो रिसाइकल के द्वारा अपने आप की पुनर्प्राप्ति कर लेती है, मतलब समाप्त नहीं हो पाती है ना, या तो समाप्त होती है परंतु वो वापस रिकवर हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जो कंटिन्यूअसली बने रहते हैं उनको तो अपन क्या कहेंगे, मतलब जो कभी समाप्त ना हो उसे तो हम कहेंगे नवीकरणीय संसाधन, है ना। और जो चीजें समाप्त हो जाए उसे क्या कहेंगे अपन, अनवीकरणीय संसाधन। मतलब संसाधन देखो उत्पत्ति के आधार पर बात की थी जैव और अजैव, दूसरी समाप्यता के आधार पर, मतलब उनकी टाइमलाइन क्या होगी उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करें तो संसाधन दो प्रकार के, एक तो संसाधन जैव संसाधन और दूसरे संसाधन कौन से होंगे, अजैव
संसाधन। एक तो संसाधन जो होगा वो होगा अपना जैव संसाधन, सॉरी, एक तो जो संसाधन होगा वो नवीकरणीय संसाधन होगा जो कभी समाप्त ना हो, और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन होगा जो क्या हो, समाप्त हो जाए। ठीक है, तो नवीकरणीय समाप्त नहीं होगा और अनवीकरणीय क्या होगा, समाप्त होगा। नवीकरणीय की अगर मैं बात करूं जो जैसे कि अपनी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है ना, इसके अलावा पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय संसाधन में आ जाएंगे, है ना, ये समाप्त नहीं होंगे। अच्छा, इनका भी अगर लिमिटेड यूज करेंगे तब तो ये नवीकरणीय है। अगर अनलिमिटेड यूज करेंगे, अगर मान लो पेड़ पौधों को, वाइल्ड लाइफ का अपन अनलिमिटेड यूज करते चले जाए, है ना, वापस इनको रिकवर होने का टाइम ही नहीं दे, तो ये भी एक टाइम पश्चात अनवीकरणीय हो जाएंगे। परंतु यहाँ पे ये समझना है अपने को अभी के लिए क्या है, नवीकरणीय। इसमें इसके अलावा अनवीकरणीय संसाधन कौन से होंगे, जो क्या हो, समाप्त हो जाए। अच्छा, समाप्त हो जाए मतलब वो क्या हो, जैसे फ्यूल हो गया। अच्छा, फ्यूल अगर एक बार यूज कर लिया अपन ने फ्यूल का, तो क्या वापस फ्यूल बन सकता है, नहीं बन सकता ना, तो अनवीकरण संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो सकते हैं। इसके अलावा जैसे अपनी धातुएं वगैरह हैं, उनका भी यूज करने के बाद में समाप्त हो जाएंगे, परंतु वो चक्रीयकरण के द्वारा वापस रिकवर हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो अपने नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरण से, जो नवीकरणीय संसाधन है उसको भी अपन दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो सतत और दूसरा जैव। सतत का मतलब होता है जो चीज लगातार कंटिन्यूसली जारी है वो क्या है, चीजें सतत है। जो चीजें लगातार कंटिन्यूसली जारी है वो चीजें क्या है, सतत है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा। अच्छा, सूर्य की इससे अभी जो अपना है ना, सोलर एनर्जी का काफी डेवलपमेंट हो गया है ना, बीते 4-5 साल की अगर मैं बात करें, मोस्टली तो पिछले 2-3 साल में इतना डेवलपमेंट हुआ है ना। और उसके पहले अपन थोड़ा और बैक में जाएं, आज से 10 से 1 साल पहले जाएं, तो सोलर एनर्जी का इतना कोई क्रेज था नहीं, परंतु अभी उसका अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। तो क्या अपन जो सोलर एनर्जी बना रहे हैं उससे क्या सूर्य को कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता भाई। सूर्य का तो काम रोज की तरह है, आना और जाना, है ना। अपन चाहे उससे सोलर एनर्जी बनाए तो ठीक, ना बनाए तो ठीक, इससे सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही विंड, हवाएं तो चलती रहती है, चाहो तो आप उससे एनर्जी बनाओ तो ठीक, ना बनाओ तो ठीक, उसका काम तो कंटिन्यू परवाह है ना, वो तो अपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सोलर एनर्जी है ना, ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, है ना। पवन ऊर्जा समाप्त नहीं हो सकती। इसके अलावा जल वाली भी होती है। जल मतलब अपन जैसे डैम बना लिया अपन ने, ठीक है, और उसमें अपन ने जल को स्टोर कर लिया। अब उस डैम से जो जल स्टोर किया है वहां से फिर अपन विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। अब नदियों में तो जल कंटिन्यूसली बहता रहेगा, तो अपन उसको डैम बना के उसका स्टोर करके फिर वहां से भी अपन क्या बना सकते हैं, विद्युत बना सकते हैं। तो वो भी एक तरीका क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है जैव। तो जैव में भी अपन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो प्राकृतिक मतलब वनस्पति, और दूसरा वो वाइल्ड लाइफ यानी जीव जंतु। ठीक है, जो प्राकृतिक वनस्पति में तो जाहिर सी बात है वन वाले आ जाएंगे, और जीव जंतु में अपनी वाइल्ड लाइफ आ जाएंगे, जीव जंतु, है। ये भी अपने लिए संसाधन है। कैसे हैं, जैसे भाई पशुओं से अपने को क्या क्या मिल सकता है, खाने के लिए अपने को मिल्क मिल सकता है उनसे, है ना। जो लोग मांसाहारी है उनको मांस मिल सकता है। इसके अलावा जैसे चमड़े के सामान भी बनते हैं, काफ़ी सारे बेल्ट वगैरह बनते हैं, घड़ी के फीते बनते हैं, बैग बनते हैं ना, तो वो सब चीज़ें आ जाएगी इसमें। ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे नवीकरणीय संसाधन की, तो देखो नवीकरणीय तो अपना हो गया। अब अपन बात कर रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन की। तो मैंने बताया आपको भाई जो अनवीकरणीय संसाधन होता है वो एक निश्चित टाइमलाइन के बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि समाप्त होने का मतलब उसको है ना वापस रिकवर होने में, रिकवर तो हो सकता है परंतु बिलियन ऑफ ईयर टाइम लगता है। तो इतना टाइम अपने पास भी नहीं है, मनुष्य की प्रजाति के पास भी इतना टाइम शायद ही हो पाए, वो तो भविष्य बताएगा होगा कि नहीं होगा। बट इसमें नवीकरणीय अनवीकरणीय का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कभी, जैसे कि भाई आप सभी को पता है कि भाई अपनी पृथ्वी से क्या बने हैं, ये पेड़ पौधे जब पृथ्वी में नीचे जब दब गए थे तो अपन नॉर्मली ये फिलोसफी समझते हैं वे पेड़ पौधे दब गए थे और उनसे फिर जाके कोयला बना, नॉर्मली अपन ऐसे समझते हैं। ठीक है। अच्छा, कोयला बनने की जो प्रोसेस होती है वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है ना, जहाँ से पेड़ पौधे दबे थे वहीं से कोयला बनता है, वहीं से अपने को फ्यूल मिलता है ना, जितने भी ईंधन वगैरह हैं सब उसी तरीके से मिलते हैं। मतलब कुल मिला के ये भी एक जैव का पार्ट ही है, उसी से बनते हैं। ठीक है। तो उसमें एक लॉन्ग पीरियड का टाइम लगता है, तो इतना टाइम अपने पास है नहीं, इसलिए अपन को इसमें किसमें रखते हैं, अनवीकरणीय। ठीक है। अच्छा, इसको भी अपन दो भाग में बातें, एक तो पुनःचक्रीय यानी जिनका पुनः एक बार उपयोग करने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं, वापस उपयोग कर सकते हैं। मतलब एक बार अपन ने यूज किया फिर वापस इसको रिसाइकल करके अपन ने वापस यूज कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल Fe का ले लेते हैं अपन, आयरन का। ठीक है। तो अपन आयरन को एक बार यूज करके अपन आयरन को वापस पुनः यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एक बार यूज किया, एक बार मान लो इससे अपन ने बेंच बना ली, टेबल बना ली, ठीक है, फिर अपन इसको वापस रिसाइकल करके वापस गला के इसको कुछ और बना लिया, फैन बना सकते हैं, ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं, है ना। वैसे जितनी भी धातुएं आ जाएंगी वो किसमें आ जाएंगी, पुनःचक्रणीय में। ठीक है। इसके अलावा दूसरा आता है अचक्रीय। तो अचक्रीय में कौन आएगा, जीवाश्म ईंधन एक बार यूज करने के बाद में समाप्त, है ना, तो वो किसमें आ जाएगा, जीवाश्म ईंधन में। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब ओनरशिप, स्वामित्व मतलब ओनरशिप, मतलब मालिक कौन हो सकता है। देखो नॉर्मली अगर अपन समझे भाई, नॉर्मली अपने को समझना है कि भाई किसी चीज़ का स्वामी कौन कौन बन सकता है। एक तो कोई व्यक्ति विशेष बन सकता है, ठीक है, कोई इंडिविजुअल पर्सन बन सकता है। एक पूरी कम्युनिटी, कुछ लोग ग्रुप बना के, पेयर बना के, वो भी किसी चीज़ के मालिक बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय तौर पे भाई नेशनल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो इसमें भी ना आए वो किस में आ जाएगा, इंटरनेशनल में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कुल मिला के जो अपन स्वामित्व की बात करते हैं संसाधन में, तो इसमें 4 प्रकार की बात होती है। हालांकि जैसे अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वाइल्ड लाइफ वाला, तो वहाँ पे भी स्वामित्व, उसमें सॉरी इसमें वाइल्ड लाइफ में नहीं, जब अपन आगे उसमें प्रकृति वाले में चैप्टर में एक और में आएगा, तो वहाँ पे भी अपन कुछ बात करते हैं कि भाई इंडस्ट्री वाले चैप्टर में, है ना, तो वहाँ पे भी डिफाइन करते हैं। जब इंडस्ट्री को अपन क्लासिफिकेशन करते हैं ना, भाई इंडिविजुअल इंडस्ट्री होगी, है ना, प्राइवेट वाली होगी, है ना, इसके अलावा नेशनल होगी, तो वहाँ पे भी ये काम आती है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नॉर्मली ये याद रखना है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास संसाधनों का स्वामित्व हो तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन में। बोलो भाई किस में आ जाएगा, व्यक्तिगत संसाधन में। यानी किसी व्यक्ति के पास अगर संसाधन का जो स्वामित्व है व्यक्ति के पास है, तो वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिगत में। जैसे ये बोर्ड मेरा व्यक्तिगत बोर्ड है ना, आपके पास जो फोन है वो आपका व्यक्तिगत फोन है, तो भी व्यक्ति विशेष का संसाधन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आ जाएगा सामुदायिक, यानी कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है, सामुदायिक संसाधन या फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज, तो वो किस में आ जाएंगे, वो उसके लिए जैसे कि अपने यहाँ पे सोसाइटी में जो पार्क वगैरह होते हैं ना, वो आ जाएंगे। और थोड़ा पीछे वाले टाइम में चले जाएं तो पहले एक पूरी सोसाइटी का एक कुआं हुआ करता था, जिससे सभी लोग पानी लेते थे, है ना, तो वो वाला भी किस में आ जाएगा, कम्युनिटी में आ जाएगा। समुदाय विशेष का संसाधन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले की अगर मैं बात करें तो फिर तीसरा जाएगा, कौन सा आएगा, नेशनल, यानी राष्ट्रीय संसाधन। अच्छा टेक्निकली तौर पे भी तो भाई देखो भारत की अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अपन इंडिया की बात करें, ठीक है, अपन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के मायने लगभग जितने भी संसाधन है वो किसके आ जाएंगे, भारत के भाई जितने भी संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन। अरे होंगे कि नहीं होंगे भाई, भारत की बाउंड्री में जितने भी संसाधन है वो कौन से संसाधन होंगे, राष्ट्रीय संसाधन होंगे, है ना। और इसके अलावा जो इसमें भी नहीं आए वो किस में आ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। अच्छा थोड़ा सा इसको क्लासिफाइड करते हैं। देखो राष्ट्रीय संसाधन मतलब भारत की बाउंड्री में, है ना, भारत की बाउंड्री में जितने भी होते हैं तो टेक्निकल तौर पे वो क्या हो जाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो कि कोई स्कूल अपनी, है ना, कोई अपनी प्राइवेट स्कूल है और इसका कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है। अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल जारी कर दिया कि भाई अब से जो प्राइवेट स्कूल है वो क्या बन जाएंगी, गवर्नमेंट स्कूल, मतलब उनका जो स्वामित्व है वो अब गवर्नमेंट करेगी। तो उसको अपन कहते हैं नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण हो गया। जैसे अपन ने आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो अपन ने मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। जितने भी प्राइवेट बैंक थे उन सबको मिला के फिर अपने SBI RBI बनाया था ना, राष्ट्रीयकरण किया था। तो राष्ट्रीयकरण का मतलब हो गया कि कोई प्राइवेट अथॉरिटी के, तो मतलब कोई प्राइवेट पार्टी के पास कोई किसी चीज़ का स्वामित्व है, ओनरशिप है, और फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्ट लाके, कानून लाके उस जो प्राइवेट अथॉरिटी थी उसको किस में चेंज कर देती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी में। तो उसको कहते हैं अपन नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। तो इसका मतलब हो गया कि भाई जितने भी संसाधन अगर प्राइवेट है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो उनका क्या कर सकती है, राष्ट्रीयकरण कर सकती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। फिर अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अच्छा जो अपनी जो भारत की जो समुद्री बाउंड्री है ना, भारत की भाई समुद्री बाउंड्री है ना, तो उस समुद्री बाउंड्री से 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र है ना, वो उसे अपन बोलते हैं ओपन सी। ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये इधर वेस्टर्न घाट है ना, और इधर कौन सी डायरेक्शन पड़ती है, ईस्ट, और इधर वेस्ट, तो ये ईस्टर्न घाट हो गया, इधर कौन सा हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक, कहाँ तक, 200 नॉटिकल मील तक। तो 200 नॉटिकल मील तक जो भी रिसोर्सेज होंगे उन पर जो स्वामित्व होगा, जो राइट्स होगा, वो इंडिया का होगा, या फिर यूँ कहूँ कि किसी कंट्री का होगा। यानी समुद्री बाउंड्री में आगे 200 नॉटिकल मील तक जो भी संसाधन रिसोर्सेज होंगे, वहाँ पे रिसर्च करने का, वहाँ पे माइनिंग करने का जो राइट्स होगा वो उस कंट्री के पास होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो फिर ये चले जाएगा UN में, यानी यहाँ पे जो है अंतर्राष्ट्रीय रूल लागू होगा। इसे कहेंगे अपन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। यहाँ से अगर आपको कुछ रिसोर्सेज की माइनिंग करनी हो तो आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील ध्यान रखना। इससे आगे की बाउंड्री में जो भी संसाधन रिसोर्सेज होंगे वो किस में आ जाएंगे, बोलो भाई किस में आ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। किस में आ जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने अक्सर एक शब्द सुना होगा कि भाई जो द्वीप समूह है, जो आइलैंड है, वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। कौन सी दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से। अच्छा सामरिक दृष्टि का मतलब ये हुआ कि भाई द्वीप तो होता है छोटा सा, है ना, द्वीप तो क्या होता है, छोटा सा होता है, परंतु इसकी 200 नॉटिकल मील जब आएंगे तो काफी बड़ा एरिया कवर हो जाता है, और इसमें जितने भी रिसोर्सेज होंगे उन पे अपना राइट्स हो सकता है।
इसलिए अपने यहाँ पे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप में से कुछ लोग आरएस की प्रिपरेशन करेंगे तो जब आपको पता चलेगा, जब आप मेंस के आंसर राइटिंग देखोगे ना, तो सामरिक दृष्टि से आइलैंड का बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इसको इकोनॉमिक तौर पे या फिर रक्षा के तौर पे भी अपन को थोड़ा और डिफाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो आगे बचा अपना विकास का। अच्छा, विकास का मतलब हुआ कि किसी चीज़ का कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, उससे क्या हो गया, विकास के आधार पे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसे डिजिटल बोर्ड का अपन एग्जांपल ले, तो इससे पहले पूर्व में भी जब भी क्लासेस हुआ करती थी तो पहले ब्लैक बोर्ड था, ठीक है, फिर व्हाइट बोर्ड आया और अभी डिजिटल बोर्ड आ गया। और इन फ्यूचर हो सकता है डिजिटल बोर्ड भी हट जाए, केवल सीधा 3D में क्लासेस चले, टीचर बोले और इधर 3D मतलब 3D में एक वीडियो चलता रहे, ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी वैसे वैसे रिसोर्सेज का डेवलपमेंट भी बढ़ता जाएगा। अरे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसके बेसिस पे अपन जो है ना वो 3-4 भागों में बात करते हैं। एक तो संभावी, यानी संभावना है अभी, मतलब पोटेंशियल, कि पोटेंशियल क्षमता जितनी है ना उतना क्या नहीं हो रहा, उतना प्रोडक्शन उत्पादन नहीं हो रहा। जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान और गुजरात का ले अपन, ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात में जितनी सोलर एनर्जी बननी चाहिए ना उतनी सोलर एनर्जी बन नहीं रही, यानी क्षमता तो बहुत ज़्यादा है परंतु जो उत्पादन जितना होना चाहिए उतना उत्पादन हो नहीं पा रहा है। तो वो किस में आ जाएगा, संभावी संसाधन में, मतलब भविष्य में इसकी और संभावना है। तो राजस्थान और गुजरात में सोलर एनर्जी वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है। फिर दूसरा आ गया विकसित, अच्छा जो डेवलप है वो क्या इसमें आ जाएगा, विकसित में आ जाएगा। फिर तीसरा आता है भंडारित और संचित, भंडारी मतलब जिसका भंडार कर रखा है वो आ जाएगा, और संचित मतलब जिसका स्टॉक है ना, जिसका अपने पास क्या स्टॉक आ जाएगा वो आ जाएगा, भंडारी और स्वामित्व। अच्छा ये देखो 12 नॉटिकल मील वाला एरिया थोड़ा अंदर के, अच्छा ये ध्यान रखना कि 1 नॉटिकल मील इक्वल्स टू 1.86 किलोमीटर के समथिंग होता है ना, ये डाटा ध्यान रखना। राष्ट्रीय संसाधन पे अपन ने डिस्कस कर लिया, इंटरनेशनल पे बात कर ली, नवीकरणीय अनवीकरणीय जैव संसाधन, विकास के आधार पे संभाव्य संसाधन, भंडारित संसाधन है, इन सब भी अपन ने डिटेल से डिस्कस कर ली। संचित कोष है ना, भंडारण पर्यावरण में उपलब्ध मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में पहुंच से बाहर है। तो भंडारण का ध्यान रखना कि भाई अभी अपने पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एनर्जी H2, हाइड्रोजन एनर्जी अगर इन फ्यूचर भविष्य में अगर इसका डेवलपमेंट होता है तो फ्यूल पे अपनी जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो भी एक क्या हो जा सकता है अपने लिए भंडारी संचार के तौर पे देखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा संचित मतलब जितने भी तकनीकी ज्ञान भी है परंतु उपयोग के अभी क्या प्रारंभ नहीं हुआ, भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति किया जा सकता है। जैसे राजस्थान में और उधर अपने यहाँ पे तेल कुएं राजस्थान में है ना, अपने वहाँ पे तेल तो है ही परंतु अभी यहाँ से अपन तेल कहाँ निकाल पा रहे हैं। अगर अपने यहाँ पे जैसे आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो जब ये ईरान और अमेरिका का जब युद्ध हुआ था तो एक अखबार में आर्टिकल छपा था कि भाई अपने यहाँ पे जो तेल कुएं से जितना तेल निकलना चाहिए ना उतना तो निकल नहीं रहा, और जो तेल है ना वो सूख हो रहा है, क्योंकि जब तेल निकलता है ना वो एक गाढ़ा पदार्थ के तौर पे निकलता है। फिर रिफाइनरी में जाके यहाँ रिफाइनरी में जाके क्या होता है, इसका शुद्धिकरण होता है और वहाँ से पेट्रोल डीजल ऑयल वगैरह है ना, मोम वगैरह में यहाँ अलग अलग भागों में इसका शुद्धिकरण होकर अलग अलग कर देते हैं इसको, ठीक है। तो अपने यहाँ पे आर्टिकल छपा था कि भाई अपने यहाँ पे उत्पादन तो हो नहीं रहा, ऊपर से जितना ऑयल है ना वो सूख हो रहा है, यानी खराब हो रहा है, वेस्टेज जा रहा है। तो वो भी एक तरीके की समस्या ही है ना। तो ये संचित वाला ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो संसाधनों का विकास कैसे करेंगे, तो आप लोग बताओ भाई संसाधनों का विकास अभी थोड़ी देर से पहले मैंने आपको बताया था, डिजिटल बोर्ड का एग्जांपल दिया था। जैसे जैसे डेवलपमेंट, मतलब ये सिंपल याद रखा करो कि भाई जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना तो संसाधनों का डेवलपमेंट होना ही होना है। अब आप अपने फ़ोन में ही देखो है ना, थोड़ा सा पीछे जाओ आप, अभी तो इससे पहले अभी जैसे डिजिटल फ़ोन आ गया है ना, टच वाला आ गया, इससे पहले कीपैड वाला था, और उससे पहले भी वो एक डब्बा फ़ोन होता था लैंडलाइन वाला, होता था कि नहीं होता, और उससे भी पहले तो मतलब था ही नहीं है ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो रहा है। अब अपने यहाँ पे जो बुक में दे रखा है वो इस टेक्नोलॉजी से संसाधनों के विकास की समस्याएं दे रखी है। समस्याएं क्या होंगी, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति विशेष संसाधनों का अंधाधुंध यूज करे है ना, वो किसी लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड यूज करता चला जाए, तो क्या संसाधनों का जो भाई उनकी रिकवरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बताना जरा। क्या उनकी रिकवरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी भाई, रिकवरी हो पाएगी क्या, संसाधनों को रिकवर होने के लिए भी टाइम चाहिए। तो देखो अंधाधुंध प्रयोग करेगा तो समस्याएं तो पैदा होंगी। अगर मान लो कोई व्यक्ति पेड़ों को काटना शुरू कर दे है ना, कंटिन्यूसली पेड़ों को काटा जाए, जहाँ पेड़ देखे वहाँ पेड़ों को कटाई करना शुरू कर दे। फॉर एग्जांपल आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, मान लो कि मैंने
पेड़ों की कटाई शुरू कर दी मैं लेके आ गया एक बुलडोजर और जिधर मेरे को पेड़ दिखे मैंने उधर से उड़ाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अब एक इसके दो होंगे कारण, एक तो ये होगी कि भाई एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा, भाई पर्यावरण का नुकसान भी होगा, जो वाइल्ड लाइफ है, जो पेड़ों पे आश्रित जो जीव जंतु है उनका नुकसान भी होगा। दूसरा नुकसान ये होगा कि मैं इकोनॉमिक तौर पर मैं क्या हो जाऊँगा, डेवलप हो जाऊँगा कि भाई मैं पेड़ों को बेच रहा हूँ तो मेरे पास पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो सोसाइटी में जो इकोनॉमिक जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस डगमगा जाएगा। अगर कुछ ही लोगों के पास रिसोर्सेज होंगे तो जो सोसाइटी में जो प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, वो बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा। अच्छा, सोसाइटी में अगर बैलेंस ऊपर नीचे हो गया तो जो सोसाइटी में जो डिफरेंट है ना, जो विविधता है, डाइवर्सिटी, वो घट जाएगी, है ना, कुछ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो जाएगी। इसके अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि एक वर्ग आर्थिक रूप से सक्षम हो गया और दूसरा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर हो गया, तो जो सक्षम वर्ग है वो किसका करेगा, शोषण करना शुरू कर देगा। इसलिए आपको पता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हैव नोट वाली कॉन्सेप्ट बहुत मतलब फेमस कॉन्सेप्ट है। अब जब आगे क्लास में जाओगे ना, जब आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो वहाँ पे आप समझोगे कि भाई शोषित और शोषक वर्ग के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। मतलब एक वर्ग अगर अमीर हो गया तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने से नीचे वालों का शोषण करना क्या कर देगा, प्रारंभ कर देगा। इसमें दो डिफरेंट होगा, एक तो कल्चरल सांस्कृतिक विविधता बढ़ेगी, इसके अलावा रिलीजन डाइवर्सिटी बढ़ेगी, ठीक है, वो बढ़ेगा। अच्छा, अपना यहाँ टॉपिक है कि भाई अपन ने जैसे भाई पेड़ों की कटाई कर दी तो एक तो भाई पर्यावरण को नुकसान हो गया, दूसरे संसाधन यानी समाज में आर्थिक असमानता बढ़ गई। अब देखो बुक में क्या दे रखा है भाई, अंधाधुंध उपयोग से मुख्य समस्याएं होती है। एक तो किसी व्यक्ति का लालच संसाधनों का ह्रास करता है, ठीक है, अभी एग्जाम्पल दिया अपन ने। इसके अलावा कुछ लोगों के हाथ में आ जाए तो समाज दो हिस्सों में संपन्न हो जाएगा, अमीर और गरीब। अभी एग्जाम्पल दिया मैंने, अरे बताया कि नहीं बताया मैंने, बोलो, अरे भाई बोलो, बताया ना अभी अपन ने, है ना। भाई जाहिर स्वाभाविक सी बात है, अगर किसी एक व्यक्ति विशेष के पास में अगर रिसोर्सेज आ जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि भाई एक व्यक्ति अमीर हो जाएगा, दूसरा वर्ग क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, है ना। इसके अलावा भूमंडलीय तापमान, जैव विविधता, ओजोन अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि समस्याएं तो पैदा होंगी। भूमि निम्नीकरण का मतलब हो गया भूमि उपयोग लायक नहीं रही, मतलब जो भूमि में जो अपन खेती कर सकते थे वो भूमि अपन उपयोग लायक नहीं रही, तो वो किस में आ जाएगा, भूमि निम्नीकरण है। भूमंडलीय ताप मतलब ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल बढ़ रहा है। अपन ने डिस्कशन भी किया था, है ना, जो पृथ्वी का तापमान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आजकल देखो कितनी गर्मी आ रही है। इसके अलावा जब तापमान बढ़ेगा तो बेमौसम बारिश होती है। अभी अपने यहाँ पे राजस्थान में थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, अपने यहाँ पे गेहूं की फसल लगभग खराब हो गई थी, है ना। तो ऐसी काफ़ी सारी मतलब भाई जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ का अगर बैलेंस अगर नेचर का बैलेंस डगमगाएगा तो वो अपने आप को रिकवर डेफिनेटली करेगी, और अगर कोई चीज़ अपने आप को रिकवर करेगी तो जाहिर सी बात है मनुष्य को उसकी हानि झेलनी पड़ेगी। ये नेचुरल है, इतिहास गवाह इस चीज़ का। अगर आप इतिहास के पन्नों में जाओगे तो आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है। अब आता है कि भाई अपन ने ये सब तो कर लिया, अब बात करते हैं अपन सतत पोषणीय विकास की, यानी अब इस चीज़ को बचाएं कैसे, है ना। भाई ये सब तो हो गया, अब इस चीज़ को अपन बचाएं कैसे, ठीक है। तो इससे पहले अपन ये सतत पोषणीय पर डिस्कशन करने थोड़ा सा बैकग्राउंड में पीछे की ओर जाते हैं, है ना। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, ये रहा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात होती है क्लब ऑफ रोम की एक रिपोर्ट आती है 1968 में, है ना। कब आती है, 1968 में क्लब ऑफ रोम रिपोर्ट जारी करता है। क्लब ऑफ रोम जो है ना, रोम पड़ता है इटली में, है ना, तो क्लब ऑफ रोम है ना रिपोर्ट जारी करता है और ये सबसे पहले बताता है संसाधनों के संरक्षण की बात, ठीक है। तो सबसे पहले कोई पूछे कि भाई संसाधन की संरक्षण 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की बात की थी। कब की थी, ऐसे याद कर लो कि भाई 70 कम 2, है ना, 70 में से 2 कम कर लो। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की बात करी। कोई पूछे कि भाई संसाधन संरक्षण की सबसे पहले बात की इसने की, तो बोलो, एक साथ बोलो सारे कि क्लब ऑफ रोम ने की थी। कब की थी, 1968 में। फिर कहानी चल जाती है 1984 में। कहानी कहाँ चली जाती है, सॉरी 1974 में ना, कहानी कहाँ चली जाती है, 1974 में सुमेर सर थे, उन्होंने एक बुक जारी की। बुक का शीर्षक क्या था, 1974 में सुमेर सर ने एक बुक जारी की और बुक में उन्होंने गांधी जी की फिलोसफी को रिपीट किया। बुक का जो टाइटल था वो था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इन्होंने बुक लिखी, बुक जो प्रकाशित हुई 1974 में लिखी और उन्होंने गांधी जी के दर्शन को पुनः दोहराया। सवाल ये आता है कि भाई गांधी जी का दर्शन क्या था, तो ये लिखा गांधी जी का दर्शन। गांधी जी का दर्शन ये था कि अपनी एक व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए अपने पास संसाधन नहीं है, परंतु सभी की जरूरतों को अगर पूरा किया जाए तो उसके लिए अपने पास क्या है, संसाधन। कहने का मतलब था कि भाई संसाधन में किसी एक व्यक्ति के पास क्या नहीं होना चाहिए, संसाधनों का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, सभी के पास संसाधन क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। वो थी गांधी जी की फिलोसफी। तो
1974 में सुमेर सर ने बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और इस बुक में इन्होंने गांधी जी की फिलोसफी को दोहराया। और इससे पहले 1968 में क्लब ऑफ रोम ने रिपोर्ट जारी कर दी थी। फिर कहानी जाके चली जाती है कहाँ पे, 1987 में। कहानी कहाँ जाती है, 1987 में। और 1987 में ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट आती है, ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट आती है, और इस आयोग की रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षणों की वकालत की। और इन्होंने जिस बुक से मतलब इन्होंने संसाधन संरक्षण की बातें की, साथ में ये भी बताया कि अगर अपन ने संसाधनों का संरक्षण नहीं किया तो क्या क्या हो सकते हैं, है ना। तो इन्होंने बताया उसका मतलब ग्लोबल वार्मिंग की बात की, ओजोन छिद्र की बात की, तो प्रकृति में होने वाले जो ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान है उन सभी पर डिस्कशन किया। और ये जो बुक जब छपी, ये जब बाहर आई, तो इसका एक शीर्षक से ओवर कॉमन फ्यूचर से क्या हुआ, यह प्रकाशित हुआ हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य। ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित होती है ना। कब होती है ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित, 1987 में। तो 3 डेट ध्यान रखना। पहली डेट 17/2 1968 क्या हुआ, क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट जारी होती है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले संसाधन संरक्षण की बात की थी। फिर कहानी चली जाती है 1974 में सुमेर सर ने बुक लिखी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, गांधी जी की फिलोसफी को दोहराया। फिर कहानी चली जाती है 1987 में। 1987 में क्या होता है, ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट आती है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, है ना, इसके अलावा संसाधन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की, मतलब पर्यावरण में जो संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले जो नुकसान है उन सब पे डिस्कस किया था। और जब इन सब पे डिस्कशन हो गया तो इन सब का जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट निकल आया पृथ्वी सम्मेलन। क्या रिजल्ट निकल के आया, पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ, 1992। बोलो भाई कब हुआ, 1992। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992। जब इन सब का जो रिजल्ट निकल के आया, दुनिया के सभी देशों ने देखा कि यार ये तो बड़ी समस्या हो गई। अगर जाहिर सी बात है, अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, अगर ऐसे समझ लो तुम कि भाई जैसे मोस्टली जो अपने ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपना भूमध्य रेखा है ना। तो सबसे ज़्यादा जो सूर्य का प्रकाश आता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है, ठीक है। सर्वाधिक तापमान यहीं पे आता है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग जब भी बढ़ेगी तो एक तो ये ध्यान रखना, यहाँ से जैसे ग्लोबल वार्मिंग को कुछ गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, जो ओजोन क्षरण के लिए आए थे, उनमें से मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, है ना, मीथेन वगैरह है। तो ये पृथ्वी का जो है ना एक सर्कुलर चलता है। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना तब जाओगे, तो यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है और नॉर्थ ध्रुव है ना, यानी गैसें चाहे कहीं से भी निकले वो जाके जमा उत्तरी ध्रुव और नॉर्थ और दक्षिण ध्रुव पे होनी है। तो यहाँ दोनों में क्या बर्फ है भाई, जो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है तो वहाँ पे भी बर्फ जमी हुई है, और जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ तो अंटार्कटिका है ही, तो वहाँ पे भी बर्फ है। अच्छा, अगर यहाँ पे जब गैसें जाएंगी तो यहाँ पे ओजोन छिद्र होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अच्छा, ओजोन छिद्र होगा तो जो सूर्य का प्रकाश से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं तो वो यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करेंगे, तो यहाँ की बर्फ पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी, बिल्कुल पिघलेगी। पिघलेगी तो एक तो क्या होगा, समुद्र जल में, समुद्री जो जल स्तर है उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये समझ लो कि आप लोगों को अगर बुखार हो, आपका 1 डिग्री 2 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आप लोग कर लेते हो छुट्टी कि यार अब स्कूल नहीं जाना, अब कॉलेज नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, है ना। तुम सोचो अगर पृथ्वी का टेम्परेचर 1-2 दिन बढ़ेगा तो पृथ्वी छुट्टी करेगी कि नहीं करेगी। अच्छा, पृथ्वी छुट्टी करेगी तो अपनी छुट्टी तो होना लाजमी है, अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पूरा इकोसिस्टम जो बैलेंस जो चल रहा है ना वो डगमगा जाएगा। अगर यहाँ पे आपदा आएगी तो इसका 100% ये है कि भाई जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं या फिर जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी आपदा आएगी आएगी। अगर अपने यहाँ पे अगर तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में भी क्या होगा, जो बर्फ के तूफान आएंगे। अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने अमेरिका में देखा होगा तो अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा तूफान आए थे, ठीक है। तो वो स्वाभाविक सी बात है, अगर यहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने अल नीनो, अगर ला नीनो के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में जो पेरू का तट है वहाँ पे जलधारा गर्म होती है और उसका इफेक्ट कहाँ होता है, इंडिया में, ठीक है। मतलब प्रशांत महासागर आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत मैप याद हो तो प्रशांत महासागर में चले जाओ। अच्छा, प्रशांत महासागर का भी छोड़ो, मतलब जो नॉर्थ साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका महाद्वीप, उसके दक्षिण में पश्चिम में चले जाओ और वहाँ जाके खड़े हो। अच्छा, वहाँ से इंडिया को देखो, इंडिया किस तरफ है ना। अगर वहाँ का तापमान गर्म, मतलब वहाँ की जो जलधारा गर्म हो रही है उसका इफेक्ट कहाँ पर आता है, भारत पे। तो तुम देखो मतलब पूरी पृथ्वी है ना एक क्या घर है, एक घर है।
थोड़ा सा भी कहीं पे भी डगमग हुआ ना तो सब कुछ सारा का सारा सिस्टम प्रभावित होगा। ऐसा नहीं है कि भाई अपन केवल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कोई एक एरिया ही प्रभावित होगा, नहीं, सारे के सारे मरेंगे तो, ठीक है। यहाँ जाओ फिर अपन बात कर रहे थे भाई सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अच्छा, ये बात कर रहे थे अपन, कहाँ पहुँच गए थे अपन? पहुँच गए थे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन में। तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष इकट्ठा हुए। अच्छा, कहाँ इकट्ठा होंगे? पर्यावरण की बात है ना, पर्यावरण की बातें हैं तो कोई ऐसा जगह स्थान, कोई ऐसा स्थान चुने जहाँ पर्यावरण से संबंधित हो, है ना, उसी पे जाएंगे अपन, वहाँ पे डिस्कशन होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो आप सभी को पता है कि अमेजन के वर्षा वन कहाँ पे है? ब्राज़ील में। कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में? बोलो भाई, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में है। अरे ऊपर वाले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है? बोलो, नीचे वाले में। किसमें? दक्षिणी में। अरे उत्तर में है, दक्षिण में? अब बता दो। दक्षिणी महाद्वीप में, है ना। दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में ही अमेजन के वर्षा वन है, और ब्राज़ील का शहर है रियो डी जेनेरो, जिसमें होता है पृथ्वी सम्मेलन। और जो ब्राज़ील के वर्षा वन है, अमेजन के वर्षा वन, उसे हम पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सर्वाधिक O2 का ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, तो इसलिए फेफड़े कहेंगे, क्योंकि फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, रियो डी जेनेरो बात करें तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन होता है कहाँ पे? रियो डी जेनेरो स्थान का नाम है, कहाँ पे है? ब्राज़ील का शहर है, तो इसी के नाम पे अपन ने इसका स्थान का नाम कर दिया कि भाई रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992, ब्राज़ील के शहर में, ठीक है। ब्राज़ील कहाँ पे है? फिर से बताओ, ब्राज़ील कहाँ पे है? ऊपर वाले में है कि नीचे वाले में? नीचे वाले में, मतलब दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक। आ जाओ, तो पृथ्वी सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में इन्होंने डिस्कशन किया कि यार ये जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, अपन कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इसका समाधान किया जा सकता है। तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 से जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है। और सतत पोषणीय विकास क्या होता है? वह संसाधनों का क्या करना है? विकास करना है, परंतु कैसे करना है? पर्यावरण को तो नुकसान नहीं पहुंचाना है, और जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की अवहेलना नहीं करनी है, यानी भविष्य की पीढ़ी को तो ध्यान में रखना है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना। सिंपल सी बात है। सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को तो नुकसान करना नहीं है, ठीक है, पर्यावरण को नुकसान होना नहीं चाहिए। और दूसरा क्या है कि भाई भविष्य की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको विकास को क्या अवहेलना नहीं करनी है, उसके विकास को क्या रखना है? ध्यान रखना है। वो तो हो गया सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब तुम लोग बताओ भाई, सतत पोषणीय विकास की सबसे पहले बात किसने की थी? अभी मैंने बताया 1968, 1974, 1987, 3 बताए थे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किसने की थी? लास्ट वाले ने। और संसाधन संरक्षण की बात की थी पहले वाले ने, क्लब ऑफ रोम ने संसाधन संरक्षण की बात की थी, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की थी वो थी ब्रुटलैंड आयोग की रिपोर्ट ने, ठीक है। और रियो डी जेनेरो सम्मेलन होता है, कब होता है? 1992 में होता है, और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है एजेंडा 21। क्या आता है? एजेंडा 21। कोई पूछे एजेंडा 21 क्या है तो पीछे से शुरू करना। कहाँ से शुरू करोगे? 1992 के ब्राज़ील सम्मेलन से, और वहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाना, ठीक है। फिर आता है संसाधन नियोजन। अच्छा, संसाधन नियोजन कुछ नहीं है जी, वही है जो संसाधनों का उपयोग, नियोजन एक सर्वमान्य नियोजन, मतलब ऐसा समझ लो कि भाई संसाधनों को क्या करना है अपने को? नियोजन का मतलब हो गया कुल मिला के जो सतत पोषणीय विकास है ना, उससे ही मतलब रखो। तो सतत पोषणीय मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखने, लिमिटेड यूज, है ना, लिमिटेड यूज, तो वो किस में आ जाएगा? संसाधन नियोजन में। इसके अलावा जैसे इसमें कुछ ये दे रखे हैं कि भाई भारत के पास संसाधन तो प्रचुर मात्रा में है, परंतु उनका क्या नहीं हो रहा? संसाधनों का जो प्रॉपर है ना वो यूज नहीं हो रहा, तो उससे संबंधित बातें की गई है इसमें, है ना। इसके अलावा महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले में कोयले के प्रचुर भंडार है, परंतु वहाँ पे जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा, ठीक है। अरे सही है कि नहीं है? इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु मूल विकास की कमी है, तो संसाधन नियोजन से संबंधित होगी ये बात, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें दे रखा है भाई स्वाधीनता के बाद। अच्छा, भारत में संसाधन नियोजन। अच्छा ये बताओ भाई भारत में संसाधन नियोजन कैसे करें? तो थोड़ा सा तुम एक एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि अपने को संसाधन काम में लेने, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि भाई संसाधन क्या है ना। भाई संसाधन का अपने को पता हो कि भाई इन चीज़ों को अपन यूज में ले सकते हैं बतौर संसाधन, तब तो अपन उनको काम में भी ले लेंगे, है ना। अगर अपने को यही नहीं पता होगा कि भाई संसाधन कौन सा संसाधन है तो अपन उसको कैसे यूज में ले सकते हैं। तो देखो भारत में संसाधन नियोजन। अच्छा, संसाधन नियोजन क्या है? एक जटिल प्रक्रिया संसाधनों के। अच्छा फॉर एग्जांपल के जैसे मान लो कि अपने को आयरन को क्या करना है? संसाधन का नियोजन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई क्या होना चाहिए, आयरन अपने लिए कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भाई आयरन कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। फिर अपन आयरन की रिसर्च करेंगे कि कहाँ कहाँ पे अपने को आयरन मिल सकता है। उसके लिए अपने को क्या चाहिए कि प्रौद्योगिकी चाहिए।
इसलिए प्रौद्योगिकी चलेगी चाहिए कि भाई जो अपन आयरन का जो मिनरल्स लेके आए थे उससे आयरन शुद्धिकरण के लिए प्रौद्योगिकी चाहिएगी, टेक्नोलॉजी चाहिएगी। फिर जो शुद्धिकरण आयरन हो गया उससे अपने को टेबल बनाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, तो टेक्नोलॉजी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा रिसर्च करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या है आयरन है। ठीक है, अब रिसर्च कर ली तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि भाई जो भी रिसोर्सेज है वो अपने काम लायक है कि नहीं है, क्या अपने पास उसकी टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी भी हो गई, काम लायक भी हो गई, फिर अपन रिसर्च करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, यानी उसकी मैपिंग कर देंगे, मैप पे लोकेट कर देंगे कि यहाँ से इसके लिए मिल सकता है। फिर अपन इंडस्ट्री लगाएंगे, इंडस्ट्री में अपन ये निकालेंगे कि भाई यहाँ से ये जो रिसोर्सेज है यहाँ से अपन इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अपन इंडस्ट्री लगाएंगे, मतलब फैक्ट्री बनाएंगे आयरन के जो रिसोर्सेज है काम में लेने के लिए। फिर जो आयरन का रिसोर्सेज फैक्ट्री में बन के जो तैयार होगा उसे अपन राष्ट्र को समर्पित कर देंगे। यही क्या है संसाधन नियोजन, यही क्या है संसाधन नियोजन। देखो भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है, ये तो होना ही होना है। इसके अलावा देखो सर्वेक्षण करेंगे यानी रिसर्च करेंगे, मानचित्र बनाएंगे, मैप पे लोकेट करेंगे और गुणवत्ता और मात्रा के अनुपात में देखेंगे। मतलब गुणवत्ता मतलब भाई जो भी रिसोर्सेज है वो उसमें कितनी तो उसकी मात्रा है, कितनी उसकी गुणवत्ता है। अच्छा, गुणवत्ता और मात्रा का मतलब ये हुआ है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एफई का और एक तरफ ले लो गोल्ड। मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई मैं 10 kg आप लोगों को एफई वो आयरन दूंगा और एक तरफ मैं कहूँ कि आप लोगों को 10 ग्राम गोल्ड दूंगा, तो आप लोग कौन सा लेना पसंद करेंगे? तो आप में से बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो एफई को तो नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 10 ग्राम गोल्ड लेंगे। क्यों लोगे भाई गोल्ड? क्योंकि इसकी क्या है प्राइस ज़्यादा है, मतलब इसकी जो गुणवत्ता है ना वो क्या है ज़्यादा है। मात्रा तो कम है परंतु गुणवत्ता क्या है ज़्यादा है। अच्छा, वहीं पे मैं गोल्ड का और डायमंड का एग्जाम्पल लूँ कि इस बार देखो 10 ग्राम तो क्या है गोल्ड है और 10 ग्राम में क्या है डायमंड है। अब बताओ कौन सा लोगे? अब आप बोलोगे सर हम तो डायमंड लेंगे। क्यों लोगे? क्योंकि इसकी गुणवत्ता कंपेयर टू आयरन मतलब गोल्ड से क्या है ज़्यादा है, गुणवत्ता ज़्यादा है, मात्रा बराबर है। ठीक है, तो मात्रा और गुणवत्ता में बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, यहाँ पे मतलब अपन क्या करेंगे सर्वेक्षण रिसर्च करेंगे, मैपिंग करेंगे, देखेंगे कहाँ पे और गुणवत्ता विकास के आधार पर अंत में अपन क्या करेंगे प्रौद्योगिकी का यूज करके और राष्ट्रीय योजनाओं को समर्पित कर देंगे। और भारत में संसाधन नियोजन के लिए अपने यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं आते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की क्लास जो है वो अपन किस में डिस्कशन करेंगे? इकोनॉमी में डिस्कशन करेंगे। किस में डिस्कशन करेंगे? इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इकोनॉमी में डिस्कशन करेंगे। अब देखो नेक्स्ट देखो आगे देखो भूमि संसाधन है। नेक्स्ट है अपने यहाँ पे भूमि संसाधन। कौन सा? भूमि भी एक संसाधन है कि नहीं है? अरे भाई भूमि संसाधन है कि नहीं है? तो भूमि भी अपने लिए क्या है? एक संसाधन है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे भूमि संसाधन में, है ना, कितने प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अपन जो है ना वो दूसरा इसमें ये डिस्कशन करेंगे कि भाई अपने यहाँ पे भूमि का मतलब जो भूमि है वो कितने प्रकार की है। ठीक है, उस पर डिस्कशन करेंगे। और फिर लास्ट में कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट्स हैं मतलब मिट्टी के जो सोइल की इम्पोर्टेंट्स है वो वाला और ये वाला जो डायग्राम है ये भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, बेहतर लगी होंगी। अगर आपको लगे कि इस चीज़ क्लास को अपन कंटिन्यू करें तो आप अपना रेस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में देना ताकि अपन इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें। आपकी किए हुए कमेंट्स हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो और बाकी अगर आपको कुछ लगे कि सर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करो तो वो भी आप कमेंट करके बताना ताकि अपन नेक्स्ट क्लास में और बेहतर कर सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।